हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के पृष्ठ रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे बच्चों, अधिशोषण समतापी, ठीक ना। अधिशोषण समतापी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करेंगे। अधिशोषण समतापी होता क्या है, जरा ध्यान देंगे। स्थिर ताप पर, ताप का मान आपको क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब तथा गैस के अधिशोषित होने की मात्रा के मध्य जो संबंध होता है उसे प्रदर्शित करने वाले समीकरण को अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अधिशोषण समतापी। यानी कोई गैस है, गैस के ऊपर स्थिर ताप पर किसी गैस के ऊपर जितना दाब लग रहा है ना, और गैस जितना अधिशोषित हो रही है, इन दोनों के बीच में जो भी संबंध होता है उस संबंध को जो समीकरण प्रदर्शित करता है उस समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। क्या कहेंगे बच्चों? अधिशोषण समतापी। और इस संबंध को यदि हम लोग वक्र पर प्रदर्शित कर दें, ग्राफ पर दर्शा दें, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अधिशोषण समतापी वक्र। इस चीज को सबसे पहले फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया था और इन्होंने एक रिलेशन निकालकर बताया कि नहीं, इस समीकरण के आधार पर हम लोग किसी भी गैस के दाब और उसके अधिशोषित होने की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। एक एक करके देखते हैं बच्चों, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अधिशोषण समतापी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्थिर ताप पर, अभी हमने आपको बताया कि ताप का मान क्या रखना है, स्थिर रखना है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस के दाब व अधिशोषित गैस की मात्रा में जो संबंध होता है उसे प्रदर्शित करने वाले समीकरण को अधिशोषण समतापी कहते हैं। यानी गैस का जो दाब होगा और गैस के अधिशोषित होने की जो मात्रा होगी, उनके मध्य जो भी संबंध होता है उसे प्रदर्शित करने वाले समीकरण को क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। ठीक ना, अधिशोषण समतापी कहते हैं। तथा इस संबंध को वक्र पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है बच्चों? अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। ठीक ना, अधिशोषण समतापी वक्र। आगे हम लोग बात करें बच्चों, तो हमने आपको बताया कि फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके ऊपर, ठीक ना, अपना सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था, इसको स्पष्ट समझाया था। तो क्या बताया था, जरा देखते हैं। फ्रेंडलिक ने स्थिर ताप पर अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान, अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान का मतलब जिस पदार्थ पर गैस के कण अधिशोषित हो रहे हैं या जाके चिपक रहे हैं, उस पदार्थ की सतह को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, अधिशोषक। और अधिशोषक का इकाई द्रव्यमान का मतलब हो गया कि एकांक द्रव्यमान आपको लेना है, और एकांक द्रव्यमान पर जितने गैस के कण अधिशोषित हो रहे हैं ना, इकाई द्रव्यमान पर अधिशोषित गैस की मात्रा की अगर बात करें, जितना भी गैस उस पर अधिशोषित हो रही है, यदि गैस अधिशोषित यक्स हो रही है तो पदार्थ जो एकांक द्रव्यमान है उसको यम माने, और यदि अधिशोषित गैस की मात्रा यक्स है तो हम कहेंगे यक्स बाई एम। यानी अधिशोषित गैस की मात्रा यक्स बाई क्या होगी, एम। यानी यम द्रव्यमान, यम एकांक द्रव्यमान पर यक्स मोल गैस के कण क्या हो रहे हैं, अधिशोषित हो रहे हैं। तथा गैस के दाब की अगर हम बात करें तो दाब क्या है, पी है। तो यदि गैस का दाब पी है और अधिशोषित गैस की मात्रा यक्स बाई यम है, तो इनके बीच में संबंध इन्होंने स्थापित किया था कि यक्स बाई यम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 अपान एन। ठीक ना, यक्स अपान यम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 अपान एन। ठीक ना, तो यहाँ पे जरा देखो 1 अपान एन क्या है बच्चों, पी का पावर है। और यदि इसमें एन की बात करें तो एन की वैल्यू 1 से क्या होती है, बड़ा होती है। 1 से लेके मतलब 1 से क्या होगी, बड़ा होगी। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ में यन की 1 अपान एन की जो वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में वेरी कर रही है। कैसे, जरा देखो। यदि ये वक्र जैसा है, ये ग्राफ कैसा है, वक्र जैसा। कैसे वक्र जैसा है, जरा देखो। यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट से यक्स अक्ष पे हमने क्या लिया है, गैस का दाब, और ऊपर हमने लिया है अधिशोषित गैस की मात्रा। तो जैसे जैसे गैस के ऊपर दाब बढ़ाएंगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे गैस क्या होगी, अधिशोषित होगी। लेकिन एक निश्चित बिंदु पर जाने के बाद, जरा देखो यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद, एक निश्चित बिंदु पर आने के बाद अब ये कैसा दिख रहा है, वक्र जैसा दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बच्चों, वक्र जैसा दिख रहा है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो सीधी रेखा में दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, वक्र जैसा दिख रहा है। तो अगर वक्र जैसा दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यक्स बाई यम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 अपान एन होगा। पी का पावर क्या होगा, 1 अपान
n। उससे पहले अगर हम बात करें तो उससे पहले देखो, यदि हम लोग P यानी दाब का मान बढ़ा रहे हैं तो अधिशोषित गैस की मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यदि P का पावर बढ़ेगा तो x बाई m भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो P का पावर बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिख सकते हैं x बाई m, ठीक ना, ऊपर लिख देते हैं। देखो इसको हम ऊपर लिखते हैं x बाई m इज इक्वल टू के पी। अब बताओ 1 अपान n की वैल्यू आपको क्या करना है, देखो 1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 0 1 2 कुछ भी रखेंगे अगर इस तरह से, तो यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 लिखे या न लिखे बात तो एक ही है। लेकिन अगर 0 लिखेंगे तब ये कंडीशन शो नहीं करेगा कि अगर आप दाब बढ़ाएंगे तो इसके गैस की मात्रा, अधिशोषित गैस की मात्रा भी बढ़ेगी। लेकिन अगर हम इसके पावर कुछ न लिखें तो एक तो मान ही सकते हैं, और एक मानेंगे तो x बाई m का मान बढ़ेगा तो p का मान बढ़ेगा। मतलब इसके गैस का दाब बढ़ाएंगे तो इसके अधिशोषण, गैस के अधिशोषित होने की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक ना। तो ये कहाँ तक बढ़ रही है, k तक। यदि हम इतना देखें तो इतने पे ये नियम काम कर रहा है, ठीक ना, फ्रेंडलिक के अनुसार। यदि हम वक्र की बात करें तो वक्र पर ये नियम काम कर रहा है। लेकिन यम की बात करें, यम पॉइंट से इधर देखें तो जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़ रहे हैं वैसे क्या हो रहा है बच्चों, x बाई एम इज इक्वल टू के, पी का पावर देखो। अब जैसे जैसे दाब का मान बढ़ा रहे हैं, किसका मान बढ़ा रहे हैं, दाब का मान बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप दाब का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, इस दाब का मान बढ़ेगा लेकिन अधिशोषित गैस की मात्रा जो होगी इसका मान स्थिर हो गया। मतलब इस पे जो वैल्यू, इसका पावर जो हो गया वो क्या हो गया, 0। और पावर 0 का मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, x बाई एम इज इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो ये वैल्यू कहां से, इसके पावर कुछ नहीं है तो एक तो मान ही सकते हैं, 1 से लेके 0 के बीच में ही वेरी कर रही है। तो वही लिखा गया है कि 1 अपान n जो पावर है p का, 1 अपान n ये 0 से लेके 1 के बीच में ही वेरी करता है, ठीक ना। तो वही चीज आपको दिखाया गया है इस ग्राफ में। आगे हम लोग बात करेंगे बच्चों फ्रेंडलिक ने, ठीक ना, ये चीज तो आपको समझाया। लेकिन अगर फ्रेंडलिक के अनुसार यदि हम लोग ये देखें कि ये जो वक्र है वास्तव में ऐसा है कि नहीं, तो इसके लिए फ्रेंडलिक ने इसी इनके द्वारा जो दिया गया समीकरण था उसी का विस्तार रूप से इसको सॉल्व किया और बताया कि नहीं, ये जो है ये एक रेखा है और रेखा के बाद वक्र, वक्र के बाद रेखा, ऐसा ग्राफ वास्तव में नहीं होता है। होता कैसा बच्चों, एक सरल रेखा में ग्राफ होता है। कैसे, उसको हम लोग सिद्ध करते हैं, जरा देखिए। यदि हम लोग इसकी बात करें तो x बाई एम इजकल टू के, पी का पावर 1 अपान n, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों पक्षों का यदि हम लोग लॉग लेंगे तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या होगा बच्चों, log x बाई एम इजकल टू log के p का पावर 1 अपान n। अब यदि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, log x बाई एम इजकल टू log k प्लस log p का पावर 1 अपान n। अब जो पावर होता है वो पहले आ जाता है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं log x बाई एम इजकल टू log k प्लस पावर पहले आ गया तो 1 अपान n log p हो जाएगा। अब इसको हम पहले लिख लेते हैं, देखो log x बाई एम इजकल टू 1 अपान n log p प्लस log k। अब जरा इस चीज को अगर हम लोग देखें समीकरण 2 को, तो इस समीकरण 2 को अगर हम लोग तुलना करते हैं y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से, यानी जो सरल रेखा का समीकरण होता है उस पे हम लोग तुलना करें तो देखते हैं बच्चों, देखिए ये जो y अक्ष आपको दिख रहा है, y अक्ष पे log x बाई एम है। देखो y पे क्या दिख रहा है, log x बाई एम। x की बात करें तो x पे आपको क्या दिख रहा है, log p। देखो x की जगह पे क्या है, log p। और यदि हम ढाल की बात करें, ढाल कहिए चाहे प्रवणता कहिए, यदि यम की बात करें तो यम कितना है, 1 अपान n। तो ढाल देखो इसका कितना है, 1 अपान n, ठीक है। और प्लस सी अंतःखंड यानी जो कांस्टेंट वैल्यू है अंतःखंड log k है, ठीक ना। तो अगर हम लोग वास्तव में देखें तो ग्राफ इस प्रकार से आता है, ठीक है। पहले इन्होंने ऐसे बताया था लेकिन जब सिद्ध करके बताया कि नहीं, इस समीकरण के अनुसार जो ग्राफ बनेगा वो क्या ऐसा बनेगा, सरल रेखा में बनेगा, ठीक ना। तो ग्राफ ये होता है आपका अधिशोषण समतापी का, ठीक ना। तो बच्चों इस तरीके से अधिशोषण समतापी को हम लोगों ने समझा और फ्रेंडलिक ने जो कुछ भी समझाया था ग्राफ के बारे में अपने समीकरण के द्वारा, उस चीज को हम लोग यहाँ पर देख लिए, ठीक ना।
आगे हम लोग बात करते हैं इसके सीमाएं की। देखिए, यह जो अवधारणा है असैद्धांतिक है, यानी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया गया है कि ये रिलेशन जो होगा, ठीक ना, ये गैस पर लगने वाला दाब और गैस के अधिशोषित होने की मात्रा, ये समीकरण के द्वारा ही दर्शाया जा सकता है। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, ठीक ना, ये असैद्धांतिक है, ठीक ना। कैसा है? यह अवधारणा असैद्धांतिक है। अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो यह अवधारणा उच्च दाब पर लागू नहीं होता है, ठीक ना। पहले ग्राफ को अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो जैसे जैसे दाब का मान बढ़ा रहे हैं, यम पॉइंट से देखेंगे तो इसके अधिशोषित होने की मात्रा नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट है ना। इसका मतलब कि दाब बहुत ज्यादा अगर हम लोग बढ़ा दें तो यह लागू नहीं होता है, अधिशोषण समतापी लागू नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें बच्चों, देखो यन और के जो होता है वास्तविक में, ठीक ना, वास्तविक में स्थिरांक नहीं होते हैं। यन और के की अगर हम लोग बात करें तो ये वास्तविक में स्थिरांक नहीं होते हैं। क्यों स्थिरांक नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे ही हम लोग ताप बढ़ाते हैं या ताप को घटाते हैं, यानी ताप को बदल देते हैं, तो यन और के का मान भी क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक ना। तो जैसे जैसे यदि आप ताप का मान बदलते हैं, वैसे यन और के का मान भी बदल जाता है। निश्चित ताप पर यन और के का मान स्थिर होता है, लेकिन ताप बदलने पर इनके मान भी क्या होते हैं? बदल जाते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, यह केवल एक परत अधिशोषण को स्पष्ट करता है, यानी ये जो सिद्धांत है, यानी ये जो अवधारणा है, ये केवल एक परत वाले अधिशोषण को स्पष्ट करता है। दो परत वाला या फिर तीन परत वाला ऐसा अधिशोषण इसके द्वारा व्याख्यात नहीं किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये इसकी सीमाएं थी, एक एक करके हम लोगों ने देख लिया। आगे अब हम लोग आने वाले वीडियो में इसके अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।